स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त हो चला है प्रहार का। राम मंदिर में राम धन की चोरी करने वालों पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। जेल में बंद आरोपियों को एक एक करके रिमांड पर लिया जा रहा है। चढ़ावे की चोरी कैसे होती थी, पैसे का बंटवारा कहां होता था, चोरी के पैसे से क्या क्या खरीदा गया, किसके हिस्से में कितना रुपया आया, पुलिस और एसआईटी एक एक चीज की बारीकी से जांच कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों के अलावा राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों से भी लगातार पूछताछ हो रही है। गोपाल राव और अनिल मिश्रा पर शिकंजा कस गया है। चंपत राय से भी दूसरे राउंड की पूछताछ की तैयारी चल रही है। इसी बीच चढ़ावा चोरी की जांच में एक नया खुलासा हुआ। चढ़ावा चोरी का पैसा बांटने के लिए आरोपियों ने मीटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बाकायदा बनाया था। आरोपी मंदिर से दान का पैसा चुराने के बाद पास में ही 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर मिलते थे, जो बेहद सुनसान और जंगल जैसा है। यहाँ कोई भी नहीं आता है। मार्च 2025 में नौकरी लगने के बाद अविनाश शुक्ला ने इस जगह को पैसों के बंटवारे के लिए चुना। काउंटिंग के शिफ्ट के हिसाब से सभी आरोपी सुनसान इलाके में पहुंचकर आपस में पैसों का बंटवारा करते थे। और इतना ही नहीं, आरोपी यहां मिलकर आगे की चोरी की प्लानिंग भी करते थे। कल पुलिस अविनाश को लेकर यहां आई थी और इलाके की छानबीन की जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बकायदा चोरी के बाद पैसे कैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, उसके लिए एक पॉइंट भी बनाया गया था। जहां कल पुलिस अविनाश को लेकर पहुंची थी, उसने वो जगह भी बताई। चोरी करके जो चंदा इकट्ठा होता था, जो चोरी करके पैसे निकाले जाते थे, उसे वो जो परिक्रमा मार्ग है वहां पर लेकर पहुंचते थे, उस पॉइंट पर जहां पर आगे की चोरी की बकायदा पूरी प्लानिंग होती थी और उसके साथ ही पैसों का बंटवारा भी उसी जगह पर किया जाता था। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला को पुलिस कस्टडी में लेके उससे 13 घंटे तक लगातार पूछताछ की और हर उस ठिकाने पे पुलिस अविनाश शुक्ला को लेकर गई जहां पर पैसे चोरी का बंटवारा होता था। इस वक्त हम 14 कोसी कला परिक्रमा मार्ग पर मौजूद हैं। ये आप देखेंगे, ये जो पूरी रोड है, ये 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है और इस मार्ग के बिल्कुल सटा हुआ ये पूरा जंगल का इलाका है। पुलिस की टीम अविनाश शुक्ला को लेकर पहले योग केंद्र गई और योग केंद्र के बाद ये जो पूरा खुला इलाका है, जंगल का इलाका है, यहां पर पुलिस की टीम अविनाश शुक्ला को लेकर आई। उसकी वजह यह है, सूत्रों के मुताबिक अविनाश शुक्ला और बाकी के आरोपियों से पूछताछ में यह पता चला कि राम मंदिर में शिफ्ट के हिसाब से जब ये लोग वहां पर पैसों की गणना करते थे और पैसों को चोरी करने के बाद अपनी जेबों में कैश और ज्वेलरी भर के जब ये निकलते थे राम मंदिर से, तो इस इलाके में आकर ये लोग मुलाकात करते थे और जो भी चुराया होता था उसका बंटवारा इसी 14 कोसी परिक्रमा जो इलाका है उसके इन खुले जंगलों वाले इलाके में किया जाता था, क्योंकि ये इलाका सुनसान इलाका है। यहां पर दोपहर के समय खास तौर पर कोई मौजूद नहीं होता। ये लोग जैसे ही मंदिर में अपनी शिफ्ट पूरी करते थे, आपस में पहले लाइनअप कर लेते थे कि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के इस खुले जंगल वाले इलाके में, जहां पर चारों तरफ झाड़ और पेड़ मौजूद हैं, दूर दूर तक यहां पर कोई शख्स आता नहीं है। यही वजह थी कि ये लोग इसी जगह पर आकर चोरी किए हुए पैसे और ज्वेलरी को आपस में बांटते थे और बांटने के बाद यहां से फिर वो निकल जाते थे। डेली रूटीन इस तरीके का होता था। 2025 में जब महाकुंभ के बाद पैसों का फ्लो बढ़ा, इन लोगों की नौकरी लगी, उसके बाद सबसे पहले अविनाश शुक्ला ने इस जगह का चयन किया था, क्योंकि यहां पर दूर दूर तक कोई नहीं आता है। और उसके बाद इन लोगों का एक मीटिंग पॉइंट ये 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के पास का जो ये खुला जंगलों वाला इलाका है, पेड़ पौधे और दूर दूर तक आप देखेंगे झाड़ों का इलाका, सुनसान इलाका है। यही वजह थी कि पुलिस की टीम यहां पर पहुंची और यहां पर पहुंचने के बाद अविनाश शुक्ला से पूछताछ की। सूत्रों का यह कहना है कि बहुत जल्द अविनाश शुक्ला से जो पूछताछ हुई है उसके हिसाब से दूसरे आरोपियों की भी कस्टडी ली जा सकती है। तो चढ़ावा चोरी का पैसा जहां बंटता था, अभी आपने उस जगह को देख लिया। अब सुनिए कि चढ़ावा चोरी का पैसा ट्रांसफर कैसे होता था। मामले की जांच कर रही पुलिस को 3 गाड़ियों का पता चला। पुलिस ने अविनाश शुक्ला के घर से ब्रीजा कार बरामद की है। ये गाड़ी अविनाश के भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है। जांच में यह भी पता चला कि अविनाश ने चोरी के पैसों को ट्रांसफर करने के लिए सेकेंड हैंड ब्रीजा गाड़ी खरीदी थी। पुलिस ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। तो वहीं पुलिस को अनुकल्प मिश्रा की 2 गाड़ियों के बारे में भी जानकारी मिली है।
अनुकल्प ने हाल ही में एक सफेद रंग की डिजायर और एक स्कॉर्पियो बुक की थी। ये गाड़ियां चोरी के पैसे से खरीदी गई थी। चंदा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला से लगभग 13 घंटे अयोध्या पुलिस ने पूछताछ की और उसके बाद अब दोबारा से अविनाश शुक्ला को जेल में भेज दिया है। जो पूछताछ हुई है और रिकवरी हुई है उसके हिसाब से पुलिस दूसरे आरोपियों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। अविनाश शुक्ला से एक गाड़ी बरामद हुई है, ब्रीजा गाड़ी, जो इस वक्त राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में खड़ी हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस गाड़ी को चंदा चोरी के पैसों से खरीदा गया था। सेकेंड हैंड गाड़ी ये खरीदी गई थी और जो पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन होता था उसमें भी इसी गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। ये जो ब्रीजा गाड़ी है ये अयोध्या आरटीओ में रजिस्टर्ड है 2017 में, और पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब भी चंदा चोरी अविनाश शुक्ला किया करता था तो वो अपने बाकी के साथियों के साथ मिलकर जो भी चुराता था, चाहे वो कैश की बात हो या फिर ज्वेलरी की बात हो, इसी गाड़ी के अंदर रखकर दूसरी जगहों पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था। इस गाड़ी को अविनाश शुक्ला ने अपने घर प्रतापगढ़ भी भेज दिया था। पुलिस ने इसको हाल में ही, जब अविनाश शुक्ला को पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी में लिया, उसके बाद कौशलपुरी इलाके से इस गाड़ी को पुलिस ने बरामद किया है। बरामद करने के साथ ही पुलिस की अब कोशिश यह है कि अविनाश शुक्ला जिसके पास से सबसे ज्यादा रिकवरी हुई थी 20 लाख रुपए इंडियन करेंसी, इसके अलावा अमेरिकी डॉलर और साथ ही चांदी और सोने के कुछ आभूषण भी अविनाश शुक्ला के पास से पुलिस ने बरामद किए थे। पुलिस की कोशिश यह है कि बाकी के जितने आरोपी हैं जो कि अविनाश शुक्ला के करीबी हैं, जिसमें अनुकल्प और साथ ही अनुकल्प का जीजा लवकुश, इन सब से भी पुलिस पूछताछ करना चाहती है। बहुत जल्द कोर्ट के अंदर पुलिस एक अर्जी डाल सकती है और बाकी के आरोपियों को भी पुलिस कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ की जा सकती है। अनुकल्प ने जो ब्रीजा गाड़ी बुक की थी उसकी तस्वीर भी उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी अपने हाथ में लेता पूरे मामले का भंडाफोड़ हो गया। अनुकल्प अभी जेल में बंद है, पुलिस उससे पूछताछ की तैयारी कर रही है। चंदा चोरी मामले में राम जन्मभूमि थाने की पुलिस लगातार सभी आरोपियों को एक एक करके कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। अविनाश शुक्ला से पूछताछ हो चुकी है और बहुत जल्द अनुकल्प और साथ ही लवकुश के लिए भी उनको कस्टडी में लेने के लिए पुलिस कोर्ट के अंदर एक अर्जी दाखिल कर सकती है। असल में अब तक ट्रस्ट ने जितनी रिकवरी इन सभी आरोपियों से करके पुलिस को दी है, उसके अलावा इन सभी आरोपियों के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, चंदा चोरी के पैसों से इन्होंने अपने परिवार में कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कौन कौन सी गाड़ी खरीदी हुई है, पुलिस का फोकस अब इनकी संपत्तियों पर है। असल में अनुकल्प के पास से यह पता लगा है कि अनुकल्प ने 2025 में जो चंदा चोरी की, उसके बाद उसने एक सफेद रंग की डिजायर गाड़ी बुक की और उस गाड़ी को खरीद लिया। इसके साथ ही जानकारी यह मिली है कि अनुकल्प ने हाल ही में गिरफ्तार होने से पहले एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिसकी कीमत लगभग 25 से 30 लाख रुपए है, उस गाड़ी को बुक किया था, लेकिन उससे पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जो इनायत नगर है जहां पर अनुकल्प का गांव है, वहां पर अपने घर को रेनोवेट करवाया था, एक बड़े कथावाचक को बुलाकर, जिसमें चंपत राय भी मौजूद थे, बहुत बड़ा आयोजन किया था। इतना पैसा आखिरकार अनुकल्प के पास कहां से आ रहा था, जबकि उसकी सैलरी मात्र 17 से 20 हजार रुपए थी। अविनाश शुक्ला से एक ब्रीजा गाड़ी बरामद की गई है, वो भी ये पता लगा है कि वो भी चंदा चोरी के पैसों से बरामद की गई थी। तो अब पुलिस की कोशिश ये है कि जल्द ही कोर्ट में अर्जी डाल के बाकी के आरोपियों की भी पुलिस कस्टडी ली जा सके, ताकि उन्होंने चंदा चोरी के पैसों को कहां कहां पर इन्वेस्ट करा है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी और गाड़ियां खरीदी हैं, इस बारे में जानकारी जुटाई जा सके। चढ़ावा चोरी केस में एसआईडी भी फुल स्पीड में तहकीकात कर रही है। इस मामले में कई बड़े लोग भी नप सकते हैं। बड़ी खबर यह है कि चंपत राय से दोबारा पूछताछ की तैयारी हो रही है। इससे पहले कल एसआईटी ने ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल राव से दूसरे राउंड पूछताछ की। अनिल मिश्रा और गोपाल राव से करीब 6 घंटे तक सवाल जवाब हुए। एसआईटी ने अनिल मिश्रा और गोपाल राव से ज्यादातर चढ़ावे की काउंटिंग को लेकर ही सवाल किए। काउंटिंग के लिए जो लोग लगे थे उनको कैसे रखा गया, किसने रखा, क्या काम पर रखते हुए उनकी योग्यता देखी गई थी। अनिल मिश्रा से यह भी पूछा गया कि वो काउंटिंग के काम की कैसे निगरानी करते थे, उनके रहते हुए आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई।
दरअसल महाकुंभ के दौरान जब चढ़ावा ज्यादा आने लगा तो राम मंदिर में काउंटिंग के लिए लोग बढ़ाए गए। काउंटिंग में करीब 40 लोग लगे थे। बैंक ने कंपनी से लोगों को आउटसोर्स किया। बैंक के जरिए कंपनी में करीब 20 लोग सिफारिश पर रखवाए गए। चढ़ावा चोरी के आरोप में जिन 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें से 5 वो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं जिन्हें चंपत राय और अनिल मिश्रा की सिफारिश पर ही रखा गया था। जो सिफारिशी हैं उनमें से ज्यादातर मंदिर में सेवादार थे और कुछ सफाई का काम भी देख रहे थे। और सीधा रुक करते अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ अयोध्या से जुड़ चुके हैं। अभय, गड़बड़ी सामने आ गई लेकिन अभी भी यही चर्चा है कि बड़े नाम कब सामने आएंगे और खबर यह भी कि आज चंपत राय से दूसरे दौर की पूछताछ हो सकती है। देखिए बिल्कुल प्रिया, क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर चंपत राय से पहले एसआईटी ने पूछताछ की थी। पूछताछ करने के बाद स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था और अयोध्या पुलिस ने भी, राम जन्मभूमि थाने की पुलिस ने, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, चंपत राय के स्टेटमेंट दर्ज किए थे मंदिर के अंदर जाके। इसके साथ ही अनिल मिश्रा और साथ ही गोपाल राव से एसआईटी ने दोबारा से अयोध्या पहुंचकर पूछताछ की है। अनिल मिश्रा से परसों पूछताछ हुई थी और कल अनिल मिश्रा और साथ ही गोपाल राव दोनों से एसआईटी ने पूछताछ की है। सूत्रों का यह कहना है कि अनिल मिश्रा और गोपाल राव लगातार ये बात कह रहे हैं कि उनको चोरी की जानकारी हाल फिलहाल में ही मिली थी, लेकिन जो सूत्र है उनका यह कहना है कि जितने भी आउटसोर्स कैशियर्स को लगवाया गया था, एसबीआई बैंक को रिकमेंडेशन जो है वो अनिल मिश्रा ने किया था और टिन्नू यादव भी, सबसे ज्यादा टिन्नू यादव को जिम्मेदारी दी हुई थी अनिल मिश्रा ने कि मंदिर में जो भी देखरेख का काम है, जो गणना का काम है, वो सब कुछ टिन्नू यादव के भरोसे छोड़ा हुआ था। अब क्योंकि अनिल मिश्रा और साथ ही गोपाल राव से पूछताछ चल रही है, इनके स्टेटमेंट को एक बार, इनके स्टेटमेंट जब पूरी तरीके से रिकॉर्ड हो जाएंगे तो उनको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए चंपत राय से भी पूछताछ की तैयारी चल रही है, क्योंकि 6 तारीख की जो बैठक होनी है उस बैठक में साफ तौर पर जो कोषाध्यक्ष है उनकी तरफ से कहा गया है कि एसआईटी की फाइंडिंग्स जो है, फाइनल फाइंडिंग्स को भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। चंपत और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के अलावा एसआईटी की फाइंडिंग्स जो है उसको भी बताया जाएगा। तो अब पुलिस की कोशिश लगातार यही है कि इस मामले में अब तक जितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जो जेल में हैं, एक तो उनकी प्रॉपर्टीज का पता लगाया जा सके, इसके साथ ही एसआईटी की टीम चंपत राय, अनिल मिश्रा, साथ ही गोपाल राव का इस पूरे चंदा चोरी में क्या कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन है उसको भी रिकॉर्ड पर लेने की तैयारी कर रही है। जी शुक्रिया भाई आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चढ़ावा चोरी की जांच के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। राम मंदिर में सिर्फ दान चोरी नहीं हुई बल्कि वीवीआईपी दर्शन के नाम पर भी जमकर धांधली हुई है। भक्तों को रामलला के दर्शन कराने के नाम पर भी पैसे कमाए गए। गोपाल राव के साथ मिलकर टिन्नू यादव राम भक्तों को वीवीआईपी दर्शन की गारंटी देता था और इसके बदले में 25,000 रुपए तक वसूल लिए जाते थे। जांच में यह भी पता चला कि दर्शन के नाम पर वसूली का धंधा होटल वालों के साथ मिलकर चलाया जा रहा था। चूंकि राम मंदिर में वीवीआईपी या अति विशिष्ट दर्शन के लिए रोजाना 300 पास जारी होते हैं। इस पास के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता था, लेकिन मंदिर कैंपस में टिन्नू यादव ही सर्वे सर्वा था और इसीलिए वो जिसे चाहता था पास जारी करवा देता था। लेकिन ये सेवा मुफ्त नहीं होती थी। टिन्नू यादव और गोपाल राव ने कुछ होटल वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। जो यात्री होटल में ठहरते थे उन्हें होटल मैनेजमेंट की तरफ से 25,000 रुपए के स्पेशल पैकेज का ऑफर भी दिया जाता था। इस पैकेज में रामलला के वीवीआईपी दर्शन और मंदिर में आरती करवाना भी शामिल होता था। जो भक्त इतना पैसा देने के लिए तैयार हो जाते थे उनकी लिस्ट टिन्नू यादव के पास पहुंचा दी जाती थी। टिन्नू इन लोगों की मंदिर परिसर में वीआईपी गेट से एंट्री का इंतजाम करता था। गोपाल राव मंदिर के व्यवस्थापक थे, वो पैसा देकर आने वालों के वीआईपी दर्शन की व्यवस्था कर देते थे। लेकिन ये खुलासा होने के बाद राम मंदिर में वीवीआईपी दर्शन की व्यवस्था फिलहाल खत्म कर दी गई है। इसके अलावा जांच में यह भी पता लगा है कि सोने चांदी के जो आभूषण रामलला को अर्पित किए जाते थे उन्हें संभालने की जिम्मेदारी भी चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव के हवाले ही चंपत राय ने कर दी थी। जब भी कोई भक्त आता तो टिन्नू यादव उसको वीआईपी दर्शन कराता, उसके सामने चढ़ावे की वस्तु रामलला के पास रखवा देता, लेकिन इसकी कोई रसीद नहीं दी जाती थी और इसके कुछ ही देर के बाद ऐसी कीमती वस्तुएं रामलला के पास से हटा दी जाती थी। इनका कोई हिसाब किताब नहीं होता था और इसीलिए अब वो लोग परेशान हैं जिन लोगों ने कीमती आभूषण दान में दिए थे। अयोध्या के रोकड़िया हनुमान मंदिर के महंत विनोद मिश्रा ने बताया कि मुंबई से आए उनके एक यजमान ने
29 अक्टूबर 2025 को रामलला को चांदी की चरण पादुकाएं और दूसरे आभूषण अर्पित किए थे। टिन्नू यादव ने बकायदा पूजा पाठ कराई, चढ़ावा लिया, लेकिन जब रसीद मांगी गई तो टिन्नू यादव ने यह कहकर टरका दिया कि रसीद तो बाद में मिल जाएगी। लेकिन आज तक यह रसीद नहीं मिल पाई, न चढ़ावे का कुछ पता चला। उसमें चरण पादुका था जिसमें 64 चिन्ह बने हुए थे और हार था। हाँ, उसमें जो है महीन कारीगरी की गई थी। 12 ज्योतिर्लिंगों का चित्र उकेरा गया था मंदिर सहित। उस समय मंदिर में भगवान जी के सामने टिन्नू यादव ने भेंट स्वीकार किया था और उसे थोड़ी देर के लिए राम जी के सामने रखा भी गया, धारण नहीं कराया गया। और हम लोगों ने कहा कि कोई एक रसीद दी जाए, तो उन्होंने कहा कि अभी जांच पड़ताल के बाद कि ओरिजिनल चांदी है या क्या है, जांच के बाद हम कुछ रसीद आपको दे देंगे, आप तो हमारे बगल के हैं, आपको मिलेगा। पर बार बार टोकने पर आज तक न रसीद दी गई, न भगवान को धारण कराया गया। तो आज हम उसकी जानकारी लेने के लिए स्वयं हम कारशोकपुरम गए थे। हम कुछ नहीं दिखाया गया। उन लोगों ने कहा कि यहाँ हम किसी को दिखाएं नहीं सकते, आप जाइए कार्यालय में पता करिए। इधर उधर टाल मटोल किया गया। आप लोगों ने भी क्या एसआईटी ने भी आपसे संपर्क किया, जो आप लोगों के आरोप है, पूछताछ हुई आपसे? हमसे केवल टेलीफोन के द्वारा संपर्क किया गया, पूछा गया कि आपने कब चढ़ाया था भेंट। हमने टाइम और डेट बता दिया और हमारे पास जो रास्ते में जाते समय वीडियो बना था वो हमने वीडियो उपलब्ध करा दिया और उन्हें बता दिया भाई अंदर के तो सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं, आप 29 अक्टूबर के आप जो भी हों यदि उपलब्ध साक्ष्य तो आप देख लें। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद चढ़ावे के काउंटिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव किया गया है। काउंटिंग सेंटर्स में सुरक्षा बढ़ा दी गई, प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ अब पुलिस को भी लगाया गया है। काउंटिंग करने वालों को हॉल में जाने के पहले डबल चेकिंग से गुजरना होता है। पहले काउंटिंग मेज पर होती थी, लेकिन अब जमीन पर हो रही है। सीसीटीवी की फुटेज 180 दिन रखने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा ड्रेस कोड लागू हो गया है। काउंटिंग कर्मचारी डार्क ब्लू कलर वाली ड्रेस ही पहनते हैं जिसमें जेब नहीं होती। काउंटिंग सेंटर में किसी भी तरह का बैग, मोबाइल कैमरा ले जाना मना कर दिया गया है। जूते चप्पल मोजे बाहर उतारने पड़ रहे हैं। काउंटिंग का जो पूरा काम है वो सीसीटीवी की कड़ी निगरानी में हो रहा है। हालांकि शुरुआत में जब राम मंदिर के अंदर दान की काउंटिंग का काम शुरू हुआ था, उस दौरान इन सारे नियमों का पालन होता था। एंट्री एग्जिट के दौरान लोगों की तलाशी भी ली जाती थी, ड्रेस कोड भी लागू था। लेकिन धीरे धीरे ये सब बंद हो गया, या आप यूं कहिए कि बंद कर दिया गया। लेकिन अब एक बार फिर काउंटिंग सेंटर की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चुनावी शंखनाद की। यूपी में बीजेपी मिशन 27 के लिए नवीन प्लान तैयार कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिनों के यूपी दौरे पर लखनऊ पहुंच चुके हैं। नितिन नवीन इस वक्त लखनऊ में रोड शो कर रहे हैं। नितिन नवीन के रोड शो में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा हुई है। इससे पहले एयरपोर्ट पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और योगी सरकार के मंत्रियों ने भी पार्टी अध्यक्ष का ग्रैंड वेलकम किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का ये पहला यूपी दौरा है, जिसे 2027 के विधानसभा चुनाव का चुनावी शंखनाद माना जा रहा है। हाल ही में यूपी बीजेपी की नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया है। अब इस टीम को चुनावी मोड में एक्टिव करना है। नितिन नवीन इस दौरे पर प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक कर नई टीम का जमीनी प्रभाव भी परखेंगे, उन्हें जमीनी स्तर पर जाने के लिए तैयार करेंगे। बीजेपी मुख्यालय के सामने पहले तो इस माला को देखिए, हाइड्रोलिक माला है और इस हाइड्रोलिक माला के जरिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का शायद इससे बेहतर, इससे भव्य स्वागत शायद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नहीं हुआ होगा जो इस बार होने जा रहा है। हमारे साथ प्रकाश पाल जी हैं, पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और उनके साथ तमाम बीजेपी के ओबीसी वर्ग के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी किस तरीके के माहौल के साथ आगे बढ़ रही है। 2027 के चुनाव को लेकर के रोड मैप तैयार किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, क्या तैयारी की गई है? माला तो बहुत बड़ा है, स्वागत की तैयारियां भी बहुत बड़ी हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की इस नगरी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रथम आगमन हो रहा है और पूरा उत्तर प्रदेश, पूरी भाजपा, सभी मोर्चा और विशेष तौर से पिछड़ा वर्ग मोर्चा
पूरी कमर कस के उनका जोरदार और स्वागत को ऐतिहासिक बनाने के लिए आज आप देख रहे होंगे हाइड्रा के जरिए बहुत फिर बड़ी से माला दिखाइए। के साथ आज यहाँ पूरे कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे हैं। अभी जब 1 घंटे बाद लगभग वो यहाँ पहुँचेंगे तो आप देखेंगे बड़ी संख्या में एक सैलाब उमड़ेगा और पिछड़ा वर्ग मोर्चा समाजवादी पार्टी को जो नकली पीडीए लेकर घूम रहे हैं, 4 बार की अपनी सरकार में पिछड़ों, दलितों और सामान्य वर्ग के हक सफेदा लगा कर लूटे हैं, आज अपनी पार्टी का नाम लेने से बच रहे हैं। आज वो पीडीए का नाम ले रहे हैं। आज फर्जी पीडीए जो हमेशा लोगों के हकों को लूटा है, लोगों की ज़मीनों पर कब्जा किया है, नौकरियों को सफेदा लगाकर लूटा है, अराजकता, लूट, महिलाओं का अपमान, ये सब किया है। इसलिए वो नए नाम से छल के साथ आ रहे हैं और पीडीए नाम रखना है। मैं आज आप इतने बताऊंगा कि पीडीए का असली अर्थ है, पी का मतलब पक्के, डी का मतलब दलाल, ए का मतलब अराजक। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त ऋषिकेश में सेवा सप्ताह की शुरुआत करें, सीधा सुनते हैं। आज पंडाल में हैं, उससे कहीं अधिक लोग पंडाल के बाहर हैं। इसमें सीमित व्यवस्था होने के कारण से सभी को आज यहाँ पर स्थान नहीं हो पाया और मैं इसके बाद देख रहा हूँ कि आप सबका जो विश्वास, देवतुल्य जनता का स्नेह दिखाई दे रहा है, आप सभी का अभूतपूर्व ये जन समर्थन, आपका विश्वास, आपका ये उत्साह, अपार प्रेम, सच में मैं धन्य हो गया और मेरे लिए ये किसी पुरस्कार से कम नहीं है। आपका यही प्रेम और विश्वास मुझे दिन रात राज्य के समग्र विकास के लिए पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ और पूरे समर्पण के साथ काम करने की ऊर्जा प्रदान करता है। भाइयों बहनों, आज मैं सच में आपके बीच में मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि उत्तराखंड के एक सेवक के रूप में आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए कई अर्थों में विशेष है। आज से ठीक 5 वर्ष पूर्व मुझे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज उस सेवा यात्रा के आज 5 वर्ष का कालखंड पूरा हो रहा है। इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके स्नेह और विश्वास ने और अनेक सारे संकटों के समय, आपदाओं के समय, अनेक ऐसी स्थितियां जो हमको अव्यवस्थित करती थी, उस समय में उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा सहयोग किया और उत्तराखंड की जनता से जो उनका विशेष लगाव है, उसी के कारण से आज बहुत सारी असंभव चीजें संभव हो पाई। साथ ही मैं आज उत्तराखंड की अपनी देवतुल्य जनता को भी सादर नमन करता हूं, जिसने मुझे हर कदम पर अपार स्नेह दिया, अटूट विश्वास दिया, भरपूर आशीर्वाद दिया।